22 दिसंबर 2025 की इस अपडेट में बात सीधे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उस चर्चा पर है जिसे लेकर पिछले लंबे समय से इंतजार और बेचैनी दोनों बनी हुई है। पेंशन बढ़ोतरी और 1 लाख किसे कितनी पेंशन मिलेगी वाला सवाल। इन दिनों सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे घूम रहे हैं कि कोई बड़ा फैसला आ गया है, पेंशन को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया गया है और अब सबको अलग अलग तरीके से बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि किसी भी फाइनल नतीजे पर पहुंचने से पहले नियम, पात्रता और आधिकारिक आदेश तीनों को साथ रखकर समझना होगा, वरना उम्मीद के साथ भ्रम भी बढ़ेगा और बाद में निराशा होगी। सबसे पहले आधार समझिए। ईपीएस 95 में पेंशन तय करने का मुख्य आधार 2 चीजें हैं। आपकी पेंशन योग्य सेवा, कितने साल का योगदान, और पार्टी पेंशन योग्य वेतन, जिस वेतन पर पेंशन की गणना होती है। सामान्य तौर पर पेंशन का गणित सेवा वर्ष और पेंशन योग्य वेतन के अनुपात में बनता है, इसलिए एक ही फिक्स रकम सबको मिल जाए ऐसा सीधे सीधे नहीं होता। यही वजह है कि लोग इसे समझाने के लिए तार पार्ट श्रेणी की भाषा इस्तेमाल करते हैं, यानी सेवा वर्ष और वेतन योगदान के आधार पर अलग अलग समूह। अब जो पेंशन बढ़ोतरी मंजूर हो गई जैसी बातें कही जा रही हैं, उसे सावधानी के साथ देखिए। जब तक ईपीएफओ सरकार की तरफ से स्पष्ट नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी नहीं होता, तब तक किसी भी दावे को अंतिम मानना जोखिम भरा है। इसलिए इस अपडेट का मकसद आपको भावनाओं में नहीं, तथ्यों में रखना है, ताकि आप समझ सकें कि अगर कोई बदलाव आता है तो वह किन किन पेंशन धारकों पर कैसे असर डाल सकता है और आपको कौन से जरूरी कदम अभी से लेने चाहिए। अब 4 पार्ट वाली बात को व्यवस्थित तरीके से समझिए। अगर किसी कथित खबर में पेंशन को 4 हिस्सों में दिखाया जा रहा है तो वो आमतौर पर उसका अर्थ यह होता है कि पेंशन धारकों को सेवा वर्ष और योगदान के प्रकार के हिसाब से वर्गीकृत करके समझाया जा रहा है। यानी आपकी पेंशन किस समूह में आएगी। ये 3 सवाल तय करते हैं। पहला, आपकी पेंशन योग्य सेवा कितने साल है। दूसरा, आपका योगदान किस वेतन आधार पर होता रहा, सीलिंग के अनुसार या वास्तविक वेतन के अनुसार। तीसरा, क्या आपका रिकॉर्ड, केवाईसी, यूएन, बैंक, नाम, जन्म तिथि पूरी तरह सही है। अब इन 4 समूहों को सरल भाषा में रखते हैं। पहला समूह, जिनकी पेंशन योग्य सेवा 10 साल के आसपास है या न्यूनतम पात्रता के करीब है। इस समूह में पेंशन आमतौर पर कम बनती है क्योंकि सेवा वर्ष कम होते हैं। अगर भविष्य में न्यूनतम पेंशन में कोई तय फ्लोर बढ़ाया जाता है, जैसे 1000 भारतीय नेपाली रुपया से बढ़ाकर किसी उच्च स्तर पर, तो सबसे बड़ा सीधा फायदा इसी समूह को मिलता है, क्योंकि इनके लिए न्यूनतम पेंशन ही जीवन का मुख्य सहारा बनती है। लेकिन यहां एक व्यवहारिक बात याद रखिए, सेवा वर्ष की गणना बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। कई बार 9 साल 10 महीने और 10 साल 1 महीने का फर्क कागज पर छोटा लगता है, लेकिन सिस्टम में यही फर्क पात्रता तय कर देता है। इसलिए अपनी सेवा अवधि की एंट्री सही है या नहीं, यह जरूर जांचें। दूसरा समूह 10 से 20 साल मध्यम सेवा अवधि वाले पेंशन धारक। यहां पेंशन की राशि सेवा वर्ष बढ़ने के साथ धीरे धीरे बेहतर होती जाती है। यदि कोई संशोधन आता है, चाहे न्यूनतम पेंशन में चाहे गणना पद्धति में, तो इस समूह में कुछ लोगों को न्यूनतम पेंशन के अपग्रेड का लाभ मिलेगा और कुछ को गणना में बदलाव का। इसलिए अपने सेवा वर्ष, पेंशन योग्य सेवा की सही जानकारी रखें। अगर आपकी नौकरी में बीच में ब्रेक रहा है, कंपनी बदली है और पीएफ ट्रांसफर हुआ है, तो यह देखिए कि सेवा अवधि का रिकॉर्ड कहीं टूटा हुआ तो नहीं दिख रहा। कई बार रिकॉर्ड में ज्वाइनिंग एग्जिट डेट की छोटी गलती भी सेवा वर्ष घटाकर दिखा देती है। तीसरा समूह 20 से 30 साल या उससे अधिक सेवा वाले पेंशन धारक। लंबी सेवा के कारण इनकी पेंशन तुलनात्मक रूप से बेहतर बनती है। अगर न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी तो जिनकी मौजूदा पेंशन उस नई न्यूनतम सीमा से नीचे है, उन्हें टॉपअप जैसा लाभ मिल सकता है। लेकिन जिनकी पेंशन पहले से उस सीमा से ऊपर है, उनके लिए बढ़ोतरी का स्वरूप अलग हो सकता है, जैसे डीआर के जरिए नियमित वृद्धि या भविष्य में किसी नई संरचना के तहत समायोजन। इसलिए आज सबकी पेंशन एक बराबर बढ़ गई जैसी लाइन पर भरोसा करने से पहले अपनी मौजूदा पेंशन स्लिप देखिए और यह भी देखिए कि डीआर अपडेट नियमित रूप से सही लग रहा है या नहीं। चौथा समूह, हायर पेंशन या अधिक वेतन पर योगदान से जुड़े मामले। यहां सबसे ज्यादा भ्रम फैलता है। कुछ पेंशन धारक ऐसे हैं जिनके मामले में पेंशन योग्य वेतन
केवल सीलिंग तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नियम विकल्प योगदान के आधार पर अधिक वेतन पर योगदान का विकल्प चुना गया या मान्य हुआ। ऐसे मामलों में पेंशन की राशि काफी अलग बन सकती है, क्योंकि गणना का आधार ही बड़ा हो जाता है। लेकिन यह लाभ अपने आप सबको नहीं मिलता। इसके लिए पात्रता, समय पर विकल्प और रिकॉर्ड दस्तावेज की स्थिति निर्णायक होती है। सरल भाषा में कहें तो अगर आपका योगदान लंबे समय तक अधिक वेतन पर वैध रूप से हुआ है और आपका विकल्प रिकॉर्ड सिस्टम में सही बैठता है, तभी हायर पेंशन का मामला मजबूत बनता है। यहां एक जरूरी फर्क समझिए। न्यूनतम पेंशन को 7,500 भारतीय नेपाली रुपया करने की मांग नीति निर्णय पॉलिसी डिसीजन से जुड़ी होती है, यानी सरकार नियम बदलने का मामला। दूसरी तरफ हायर पेंशन वाले मामले विकल्प की समय सीमा, योगदान रिकॉर्ड और सत्यापन पर निर्भर करते हैं। कई लोग इन दोनों बातों को मिला देते हैं और फिर भ्रम बढ़ता है। इसलिए अपने मन में यह साफ रखिए कि कौन सी बात एक नीति है और कौन सी बात ते रिकॉर्ड विकल्प की है। अब एक सरल उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए, मान लीजिए दो लोगों का पेंशन योग्य वेतन समान रहा, लेकिन एक की सेवा 12 साल है और दूसरे की 28 साल। दूसरे की पेंशन स्वाभाविक रूप से ज्यादा बनेगी क्योंकि सेवा वर्ष ज्यादा है। ठीक इसी तरह अगर किसी ने लंबे समय तक अधिक वेतन पर वैध योगदान किया और उसका रिकॉर्ड मान्य है, तो उसका पेंशन आधार बड़ा होगा। इसलिए सोशल मीडिया पर इतनी सैलरी पर इतनी पेंशन फिक्स जैसे दावे अंतिम सत्य नहीं होते। बिना अधिकारी का आदेश और बिना आपके अपने रिकॉर्ड देखे यह तय नहीं किया जा सकता। यह भी ध्यान रखिए कि बहुत सी टेबल सीलिंग वेतन को आधार मानकर अनुमान दिखाती है। कई मामलों में पेंशन योग्य वेतन की गणना एक तय सीमा के अनुसार की जाती रही है, इसलिए अलग अलग समय काल में अलग नियम लागू रहे हैं। यही कारण है कि दो लोगों की सेवा बराबर होने के बावजूद पेंशन अलग दिख सकती है। इसलिए तुलना करते समय सिर्फ राशि नहीं, आ सेवा वर्ष और ई योगदान का आधार भी साथ में देखना जरूरी है। अब एक बहुत जरूरी बात, किसी भी बदलाव के लागू होने पर भुगतान में अब अक्सर नियमों से नहीं, रिकॉर्ड की छोटी गलतियों से आता है। इसलिए आज ही ये काम कर लीजिए। अपना यूएन सक्रिय है या नहीं, बैंक खाता वही है या बदल गया है, आधार लिंक है या नहीं, मोबाइल नंबर अपडेट है या नहीं, नाम की स्पेलिंग हर जगह एक जैसी है या नहीं। कई बार एक अक्षर का अंतर भी भुगतान को होल्ड करा देता है। अगर पीपीओ में और बैंक रिकॉर्ड में नाम अलग है, जन्मतिथि में फर्क है या आईएफएससी बदल चुका है, तो अभी से सुधार करवा लीजिए। यही तैयारी आगे चलकर समय और मानसिक तनाव दोनों बचाएगी। अब बड़ा सवाल, क्या पेंशन वाकई 7,500 भारतीय नेपाली रुपया जैसी किसी न्यूनतम सीमा तक बढ़ेगी? इस पर दो बातें याद रखिए। पहली, जब भी न्यूनतम पेंशन जैसी बड़ी घोषणा होती है, उसके साथ नियम और कट ऑफ आते हैं। कौन पात्र होगा, क्या यह सभी पर एक साथ लागू होगा या चरणबद्ध होगा, और भुगतान किस तारीख से माना जाएगा। दूसरी, लागू होने की तारीख, प्रक्रिया और गणना तभी फाइनल होती है जब आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो। इसलिए जो भी दावा करे कि सब मंजूर हो गया, उससे 3 बार तय पूछिए। आदेश नोटिफिकेशन का संदर्भ क्या है, लागू होने की तारीख क्या है, और पात्रता श्रेणी किन नियमों के आधार पर तय हो रही है। अगर भविष्य में कोई सर्कुलर नोटिफिकेशन आता है, तो आमतौर पर 2 तरह की स्थिति बनती है। पहले, जहां सिस्टम अपने आप अपडेट कर देता है और पेंशन रिफिक्स होकर अगले भुगतान में दिखाई देने लगती है। दूसरी, जहां कुछ मामलों में दस्तावेज विवरण की पुष्टि या पोर्टल पर अपडेट या कार्यालय में वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ सकती है। इसलिए घबराइए नहीं, लेकिन तैयार रहिए। अपने दस्तावेज क्रम से रखें। पीपीओ नंबर, उआन, आधार, बैंक पासबुक की कॉपी और सेवा अवधि योगदान से जुड़ी उपलब्ध जानकारी। एक और सलाह, कोई भी कथित सर्कुलर शेयर करने से पहले उसका स्रोत देखिए। क्या उस पर आदेश संख्या है, तारीख है, जारी करने वाला वह विभाग स्पष्ट है, और क्या वही जानकारी आधिकारिक माध्यमों में भी मिलती है। अगर नहीं, तो उसे सूचना नहीं, दावा मानकर ही रखें। जो हमारे नियमित सब्सक्राइबर हैं वे जानते हैं, हम हर बार यही कहते हैं कि आधिकारिक नोटिफिकेशन के बिना किसी भी खबर को अंतिम मत मानिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो जुड़े रहिए, क्योंकि जैसे ही ईपीएफओ सरकार की तरफ से कोई साफ आदेश आता है, उसी के
ए आधार पर सरल भाषा में बताया जाएगा कि किसे क्या करना है और किसे कुछ भी नहीं करना है। साथ ही इस जानकारी को अपने उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जिनके घर ईपीएस 95 की पेंशन आती है, क्योंकि गलत जानकारी सबसे पहले बुजुर्गों को परेशान करती है और सही जानकारी सबसे पहले राहत देती है। एक व्यावहारिक कदम और याद रखिए, अगर आपके रिकॉर्ड में सेवा वर्ष या पेंशन योग्य वेतन गलत दिख रहा है तो वो केवल अनुमान लगाने की बजाय सुधार की प्रक्रिया शुरू कीजिए। पहले अपने पीपीओ, यूएन पासबुक स्टेटमेंट और कंपनी के पुराने रिकॉर्ड मिलाइए। जहां भी नाम, जन्म तिथि, ज्वाइनिंग, एग्जिट डेट या वेतन डिटेल में अंतर दिखे, उसका लिखित प्रमाण संभालिए। जरूरत पड़े तो ईपीएफओ के गृह सिस्टम, नजदीकी क्षेत्रीय कार्यालय या नियोक्ता के एचआर पेरोल विभाग से औपचारिक पुष्टि कीजिए, ताकि भविष्य में किसी भी रीफिक्सेशन या भुगतान के समय आपका केस अटकने के बजाय जल्द निपटे। अब इस अपडेट का सार बिल्कुल सीधे शब्दों में, पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा तेज है, लेकिन अंतिम फैसला और लागू होने की तारीख केवल आधिकारिक आदेश से तय होगी। पार्ट का मतलब अक्सर सेवा वर्ष और वेतन योगदान के आधार पर वर्गीकृत समझ है। हायर पेंशन का लाभ उन्हीं मामलों में संभव है जहां नियम, विकल्प और रिकॉर्ड इसकी अनुमति देते हैं। इसलिए अपने दस्तावेज दुरुस्त रखें, अफवाहों से बचें और जो भी अंतिम अपडेट हो उससे केवल नोटिफिकेशन सर्कुलर के आधार पर ही स्वीकार करें। अंत में आपसे अनुरोध है, वीडियो उपयोगी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि कोई महत्वपूर्ण अपडेट आपस में छूट न जाए। मेरे सब्सक्राइबर जानते हैं कि हम हर अपडेट को बढ़ा चढ़ाकर नहीं, असर और प्रक्रिया के साथ रखते हैं। आपने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने दस्तावेज और केवाईसी अपडेट रखिए और सही जानकारी के साथ जागरूक बने रहिए। धन्यवाद।